शेखर सिंह बब्बन। मैं अभी जनता राज पार्टी में जिला का प्रभारी का दायित्व मुझ पर है और किशनगंज अररिया जिला का चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में, केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में। सर, आपको जनसुराज और बीजेपी में क्या अंतर लगा? देखिए, छात्र जीवन से ही मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। छात्र जीवन के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष, इस बाद में जिला में आए, जिला अध्यक्ष बने, फिर हम प्रदेश इकाई में गए। वहाँ हम लोग जनहित की मामला लेकर के कांग्रेस के कार्यकाल से सरकार के विरोध रहे। जनता को जो सुविधा नहीं मिल पाता था, जनता का जो मौलिक अधिकार से वह दूर उसको रखी जाती थी, उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करते थे, प्रशासन पर दबाव बनाते रहे। राजद के 15 साल तक मेरा संघर्ष से बड़ा इतिहास है। कोई भी आदमी अररिया का बता देगा कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में मेरा संघर्ष कितना मायने रखता है। तो जिन मुद्दों के लिए, जिन पब्लिक की अपेक्षा को लेकर के हमने यह राजनीतिक सामाजिक जीवन को चयन किया, लंबे समय तक हम उसको देखते रहे कि 2005 से 10 तक जनहित की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा काम किया गया। लेकिन कालांतर में ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन जनता की जो अपेक्षा रही सब दिन, खास करके यह सीमावर्ती जिला में जो आज शिक्षा का स्तर है, जो दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति में जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल का भवन बहुत बड़े पैमाने पर बनते जा रहा है, आज भी बना हुआ है। लेकिन चिकित्सा जो होना चाहिए आम गरीब गुरबा का, वह इलाज जो है वो जनता के पहुंच से बाहर होते चला गया। यह क्षेत्र बाढ़ ग्रसित जिला के रूप में जाना जाता है। आधा समय यहाँ सूखा रहता है, आधा समय बाढ़ के चपेट में यहाँ के लोगों को रहना पड़ जाता है। तरह तरह के कठिनाई का सामना आए दिन नित्य उसे झेलना पड़ता है। और जो भ्रष्टाचार चरम पर है, नीतीश जी के विषय में जाना जाता है सुशासन। आज हम आप लोगों के माध्यम से नीतीश जी से जानना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज कौन ऐसा विभाग है जहाँ पर सुशासन है, जनता को बिना रिश्वत दिए जनता का एक भी कार्य हो पा रहा है। यदि जनता का कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं हो पा रहा है तो फिर यह सुशासन कैसा? आज पुलिस विभाग में चले जाइए, आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं, आप दोषी क्यों नहीं हैं, पैसा आपके पास है तो सारा रिपोर्ट आपके पक्ष में जाएगा। आप निर्दोष काहे नहीं हैं, यहाँ का उस सब से कहीं लेना देना नहीं है। आप पैसा जिस मात्रा में दीजिएगा, आपके पक्ष में रिपोर्ट उसी ढंग से तैयार करके कोर्ट के सदन में चला जाएगा। यहाँ निर्दोष लोग कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। दोषी जो है बेखौफ होकर के अपराध भी करता है और फिर सीना ठोक करके वह समाज के सामने पेश भी आता है, घूमते रहता है। इन्हीं सब जो समस्या विसंगतियाँ देखने के लिए नित्य देखने के लिए मिलता था। तो चूँकि हम बीजेपी में थे तो बीजेपी में चाह करके भी हम सरकार के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठा पाते थे। उसी से तंग आकर के प्रशांत जी का जो जिस ढंग से विचारधारा है, जो सोच लेकर प्रशांत जी चले हैं, बिहार की बात को वह आगे प्रमुखता से रखते हैं। आप बच्चे की शिक्षा पर वह जोर दे रहे हैं। पलायन को रोकने की दिशा में वह यहीं पर बिहार में ही उद्योग धंधा लगा करके, चाहे वह कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, यहीं पर आम गरीब गुरबा जिसे रोजी रोजगार के लिए देश के विभिन्न प्रांतों में जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके, तो उनका विजन है कि हम यहीं पर उनको रोजगार देंगे।
यहीं पर वह अपने परिवार के बीच रहे, और खास करके रोजगार ही नहीं, आज भ्रष्टाचार मुक्त हम नहीं कर सकते हैं कि प्रशांत जी उसे बताते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे, लेकिन जिस ढंग से इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलता है उसमें आशा करते हैं हम लोग लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या कहीं से दावा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि प्रशांत जी जब सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार जड़मूल से नष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर आशा है कि उस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जाएगा। ये बिहार की मुद्दा को लेकर के हम जन स्वराज पार्टी आए हैं और रात दिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग से अच्छा रिस्पॉन्स है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार में। सर, आप 10 वर्षों तक लगातार बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं अररिया से। बीजेपी और जनसुराज में क्या अंतर लगा? कौन सा ऐसा विचारधारा प्रशांत किशोर को आपका इस ओर आकर्षित कर लिया? जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आम गरीब लोग के बच्चे का सही ढंग से शिक्षा नहीं हो पा रहा है। सरकार बहुत सारा, एक बच्चे पर 860 रुपया खर्चा होता है प्रत्येक महीना। क्या 860 रुपया के अनुकूल बच्चे का शिक्षा हो पा रहा है सरकारी विद्यालय में? उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? आप स्कूल बना दिए, आप मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, आप फिर ज़्यादा संख्या में, अब शिक्षक का भी कमी नहीं, पहले एक शिक्षक या 2 शिक्षक से एक विद्यालय चल जाया करता था, लेकिन आज 10-10 टीचर, 12-12, 16-16 टीचर आपको एक विद्यालय में मिलेगा, लेकिन पढ़ाई को तो दूर है। बच्चे को खिचड़ी खिलाना है, फिर छुट्टी दे देना है, उसको घर चले जाना है, बैठ करके टीचर अपने अपने बातचीत में लगे रहते हैं। पहला तो है शिक्षा, दूसरा इसमें कहीं दो मत नहीं है कि विकास के लिए 20 साल का समय कम नहीं मायने रखता है। 20 साल से लगातार नीतीश जी बिहार के बागडोर उनके हाथ में है। 20 साल से क्या विकास बिहार में संभव नहीं था क्या? आज बिहार जैसा ही उत्तर प्रदेश राज्य था। आज उत्तर प्रदेश में तेजी से उद्योग धंधा, कल कारखाना लगाया गया। आज वहाँ के लोग को बाहर भटकना नहीं पड़ता है, वहीं रोजगार मिलता है। आज लॉ एंड ऑर्डर में कमी तो आई बिहार में, लेकिन क्या आप लोग को नहीं लग रहा है कि इधर कालांतर में, इधर हाल में अगर आप 2-4 साल का अवलोकन करिए तो 2-4 साल में क्या अपराध का ग्राफ बढ़ नहीं रहा है? अगर बढ़ते रहेगा तो हम लालू यादव के जंगल राज से अपने को बेहतर कैसे साबित कर सकते हैं? या तो अपराध पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, या तो आप कंट्रोल करिए, और नहीं कर सकते हैं तो अपराधी को कम से कम सजा तो दिलवा दीजिए। उसके डर से लोग, नए लोग जो है अपराध के व्यवस्था में फिर सर नहीं उठाएगा, फिर वह जो है उसका देखा देखी जो अपराधी भी है तो सजा के डर से जो है वह अपराध करना छोड़ देगा। तो लॉ एंड ऑर्डर भी उसी रफ्तार में बिगड़ते जा रहा है। जनता का विश्वास सरकार की गलत नीति के कारण से उठते जा रहा है। भले ही आज तरह तरह की जनता के हित में जो है योजना जो है एक तरह से लोभकारी, लाभकारी जो कहिए उस तरह का योजना आ रहा है। इधर हाल ही में प्रधान जी जब पेंशन की विषय पर आवाज़ उठा रहे थे कि 2000 रुपया हम देंगे, 400 रुपया से कैसे काम चलेगा किसी भी परिवार में, तो जनता का जिस ढंग से झुकाव देखा तो वह नीतीश जी भी 1100 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन का वृद्धि की है। अब वह 1100 रुपया माने। अब फिलहाल जो है 125 यूनिट बिजली जो है फ्री करवा दी है। क्या यह व्यवस्था जो पहले से लागू नहीं किया जा सकता था? 20 साल में क्यों नहीं नीतीश कुमार जो है बिजली का बिल को कम करवाए थे? यहाँ तक कि आप लोग भी क्योंकि घर में बिजली चलाते हैं, कभी कभी आप लोग के समय सामने से भी गुजरता होगा
कि बिजली का बिल कभी कभी अनासमत आपके पास काट करके दे दिया जाता होगा, लेकिन आप अगर सुधार के लिए ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं तो वहाँ कोई इंजीनियर कोई भी किरानी आपका बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सब व्यवस्था से जनता को कितना परेशान होना पड़ता है। इन्हीं सब विषय को लेकर के, जनहित को लेकर के हम लोग सामाजिक क्षेत्र में आए हैं। तो जनता को जब सुविधा नहीं मिलेगा तो हम लोग किस मुंह से जनता के बीच में रहेंगे। सर, एक सवाल बनता है कि अररिया विधानसभा क्षेत्र जो है लगातार मुस्लिम आबादी अधिक है। आज जनस्वराज पार्टी में आपको सब जगह देखने के लिए मिलेगा कि मुस्लिम भी मुखातिब हो रहे हैं। उसे भी अपने बच्चे की चिंता है, उसे भी उसका भी परिवार का लोग बाहर रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर है। तो आज जो गरीब गुरबा है, जो इस दंश को झेल रहा है, तो वो लोग खुद अब मन बना रहा है। जो हम हिंदू मुस्लिम कर करके जिसको जिता देते हैं, तो कल जीतने के बाद हमारा एक बार हाल चाल जानने के लिए भी यह कोशिश नहीं करता है। यह सोचता है मुस्लिम वोट है तो जाएगा कहाँ। तो इस नाम पर जो है हम लोग को ठगते जा रहा है। तो जनता का विश्वास जो है, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों से उठ चुका है। भले अभी उठने में थोड़ा सा अगर कोर्ट कसर कहीं कहीं दिखाई पड़ता होगा, तो चुनाव आते आते वो भी विश्वास उठ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि नहीं, जनता में बदलाव की चाहत है और जनता बदलाव चाहती है। धन्यवाद सर आपका। अभी नेता है तेजस्वी यादव और वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत अच्छे ढंग से जो काम करेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लालू जी 15 साल तक बिहार में सत्ता किए। जनता उनके लॉ एंड ऑर्डर को भली भांति अपना महसूस कर चुकी है, इसलिए जनता का विश्वास उसकी तरफ नहीं है। आज भी हमारी टक्कर जो है एनडीए वाले से ही है। उस दौर में कहीं पर भी हमारा यूपीए का कोई भी क्षेत्र में यूपीए से हमारा टक्कर नहीं है। यूपी आप खास करके अररिया विधानसभा कहिएगा, अररिया विधानसभा एक सिंगल विधानसभा है जहां पर हमारा टक्कर कांग्रेस से हो सकता है। लेकिन इसके अलावा 5 विधानसभा है जहां पर कांग्रेस से हमारा टक्कर नहीं है, राजद से मेरा कोई टक्कर नहीं है। जहां भी टक्कर होगा, चुनाव परिणाम के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा आज भी टक्कर एनडीए से। अररिया जिला में कितने सीट के लिए आसपास थे, कितनी सीट पा सकते हैं आप जिला पर? जनसुराज से आप जिला प्रभारी हैं अररिया को, तो अररिया से आप कितना सीट जनसुराज को देने वाले हैं? हम लोग अभी उम्मीद करते हैं, वैसे तो सब हमारा रिकॉर्ड पहले भी रहा है कि 6 का 6 सीट हम अपने एनडीए में जिताए और इस बार भी हम आशा करते हैं कि 6 विधानसभा की सीट हमारी जीते। लेकिन अभी तक फिक्स हम लोग जो अनुमानित कर रहे हैं कि 4 विधानसभा में हम लोग अपना बढ़त रहेगा। ये 4 विधानसभा कौन कौन सा है सर? जैसे आप अररिया को ले लीजिए, रानीगंज को ले लीजिए, सिक्की को ले लीजिए और नरपतगंज को ले लीजिए। थैंक यू।